कश्मीर इस्लामाबाद की गले की नस है। ये हमारी दुखती रग थी, हमारी दुखती रग रहेगी, हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनकी लड़ाई में नहीं छोड़ेंगे। ये शब्द थे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के। 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में इन्होंने ऐसा कहा था। और इसके बाद क्या हुआ? 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के पास एक खूबसूरत जगह बैसरन। पर्यटक बैसरन की खूबसूरती में खोए थे। कोई कैमरे में कुदरत को कैद कर रहा था तो कोई अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों को। समय था 2:45। तभी आर्मी की ड्रेस पहने हुए आतंकवादी वहां घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। 28 लोगों को मार दिया इन कायरों ने। कोई पहली बार हनीमून पर आया था, कोई बुजुर्ग था जो बचपन की यादें ताजा करने लौटा था। दोस्तों, सबसे शर्मनाक बात यह थी कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। दोस्तों, यह हमला सिर्फ आतंक नहीं था, यह इंसानियत पर प्रहार था। गर फिरदौस बर रुए जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अमीर खुसरो ने कई 100 साल पहले यह कहा था, लेकिन आतंकियों ने मासूम लोगों की हत्या करके अमीर खुसरो को गलत साबित कर दिया और यह पैगाम दे दिया है कि कश्मीर की जन्नत अब भी जल रही है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर कब तक? कब तक ऐसा चलेगा? कब तक टूरिस्ट टारगेट बनेंगे? कब तक नफरत और डर फैलाया जाएगा? कब तक घाटी में खून बहेगा? कब तक मासूमों की लाशें जमीन पर गिरेंगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ कंडेम करता रहेगा? कब तक हम अपनों के खून का दर्द सहेंगे? क्या अब जरूरत है एक अल्टीमेट फाइनल स्टेप की? दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पहलगाम में हुए कायराना हमले की। समझेंगे कि आखिर ये कायर पहलगाम को ही क्यों निशाना बनाते हैं। आखिर ये टीआरएफ क्या है, कब बना टीआरएफ, भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या अब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा? दोस्तों, आज का एपिसोड श्रद्धांजलि है पहलगाम हमलों में शहीद हुए सभी मासूम लोगों के लिए। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studyIQ.com पर मुझे मेल कर दीजिए। पहलगाम यानी चरवाहों का गांव। एक हिंदू मान्यता भी है कि भगवान शिव ने अमरनाथ के रास्ते में अपने बैल को यहीं छोड़ा था और इस वजह से इसे बैलों का गांव भी कहते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक पहलगाम की जनसंख्या 9,264 थी। यहाँ 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहीं 17.6% हिंदू जनसंख्या रहती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 2% है। पहलगाम जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। आप मैप में इसके लोकेशन को देख पा रहे होंगे। यह लिद्दर घाटी में 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन प्रकृति का भरपूर आशीर्वाद पहलगाम को मिला है। कमाल की जगह है ये। यहाँ पास में ही अरू वैली, बेताब वैली, बैसरन वैली और चंदनबाड़ी जैसी खूबसूरत जगहें हैं। बैसरन को तो मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। एक खास बात और, अमरनाथ जाने का रास्ता भी पहलगाम के चंदनबाड़ी से होकर जाता है और यहाँ 80% मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ के स्थानीय लोग जोर शोर से अमरनाथ यात्रियों की हर तरीके से सहायता भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद 2 अगस्त 2000 को नुनवान बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 2 दर्जन अमरनाथ यात्रियों सहित 32 लोग मारे गए थे। फिर 20 जुलाई 2001 को अनंतनाग के शेषनाग बेस कैंप पर अमरनाथ यात्रियों को फिर से निशाना बनाया गया, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। 6 अगस्त 2002 को चंदनबाड़ी बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ और 11 अमरनाथ यात्री मारे गए। हालांकि इसके बाद सुरक्षा बलों की जबरदस्त कार्यवाही से इलाके में शांति आ गई। पुलिस भी बताती है कि पहलगाम में पिछले 15-16 सालों से शांति बरकरार थी, इसलिए साल 2009 में यहां के सुरक्षा कर्मियों को दूसरे इलाकों में भेज दिया गया। बैसरन घाटी के पास से सुरक्षा कैंप हटा लिया गया था। इसी का फायदा इस बार आतंकवादियों ने उठाया। पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में हमले के समय कोई सुरक्षा बल या पुलिस मौजूद नहीं थी। इन कायरों ने हमला किया, लोगों को मारा और काफी देर तक वहां रुके भी।
भी और आराम से भागे। सुरक्षा बलों को आने में करीब 1 घंटा लगा। सवाल उठता है कि बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने के बावजूद सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी। दूसरा सवाल यह है कि आतंकवादियों ने ऐसी टाइमिंग क्यों चुनी। दोस्तों, नो डाउट इस बार इंटेलिजेंस में कुछ चूक हुई है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि हर बार हमला ऐसे वक्त पर होता है जब भारत कोई बड़ा कदम उठा रहा होता है, जैसे 370 का हटना, चुनाव का ऐलान, G20 सम्मेलन या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट। हमला करके दुनिया का ध्यान खींचा जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है कि कश्मीर में सब ठीक नहीं है। 20 मार्च 2000 को आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के चिट्टी सिंहपोरा गांव में 36 सिख ग्रामीणों को मार डाला था। यह हमला तब किया गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 21 से 25 मार्च तक भारत आने वाले थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसके 2 साल बाद जब अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टीना बी रोका भारत की यात्रा पर थीं, इस समय भी 14 मई 2002 को जम्मू कश्मीर के कालूचक के पास एक हमला होता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। लेकिन असली सवाल यह है कि पहलगाम ही क्यों। दोस्तों, एक सवाल मन में आता है कि आखिर आतंक के ये सौदागर पहलगाम को ही निशाना क्यों बनाते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहला कारण है पहलगाम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। देखिए, पहलगाम अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहां से होकर अमरनाथ गुफा तक जाते हैं। अमरनाथ यात्रा धार्मिक भावना से जुड़ी है और आतंकी इस यात्रा को टारगेट करके देश की धार्मिक सहिष्णुता और आस्था पर वार करते हैं। अमरनाथ यात्रा हिंदुओं के लिए पवित्र यात्रा है। इस पर हमला करके आतंकी धार्मिक तनाव को भड़काना चाहते हैं ताकि देश के भीतर अस्थिरता फैले और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। दूसरा है टूरिज्म पर अटैक। आतंकवादी इकोनॉमिक और इमेज वॉर का गेम भी खेल रहे हैं। कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म पर बहुत हद तक निर्भर है। जब भी टूरिस्ट आते हैं, लोकल्स को रोजगार मिलता है। होटल, टैक्सी, दुकानें, गाइड सर्विसेज सब कुछ चलता है। आतंकी डर का माहौल बनाकर टूरिज्म को तबाह करना चाहते हैं, जिससे घाटी की आम जनता सरकार से नाराज हो जाए और आतंकियों के लिए सहानुभूति बढ़े। इस बार भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, 2024 में करीब 22 लाख लोग पहलगाम आए थे, इसलिए आतंकियों का मकसद भी साफ था। इसके अलावा पहलगाम और उसके आसपास के इलाके जैसे अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, ये सारे इलाके एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तानी आतंकियों के लिए घुसपैठ करना और पहलगाम जैसे टूरिस्ट हब में जाकर हमला करना लॉजिस्टिकली आसान होता है। आतंकियों का डर फैलाने का एजेंडा नॉर्मलसी को तोड़ना भी होता है। जब कश्मीर में टूरिस्ट बढ़ते हैं यानी माहौल नॉर्मल लगने लगता है, तभी आतंकी हमला करते हैं, क्योंकि उनका मकसद है यह दिखाना कि कश्मीर में अभी भी डर है, खतरा है, आजादी नहीं है। यह उनका नैरेटिव वॉर है। आतंकी इंटेलिजेंस फेलियर या फिर सिक्योरिटी गैप्स का भी फायदा उठाना जानते हैं। कई बार अंदरूनी लोग मदद करते हैं, जैसे गाइड्स, होटल वर्कर्स और लोकल सपोर्टर। इससे आतंकियों को इंटरनल सपोर्ट मिलती है। कहां हमला करना है, कब करना है, कैसे निकलना है, सब प्लान हो जाता है। इस बार भी यही हुआ। इस बार जैसे ही हमला हुआ, एनआईए और दूसरी तमाम जांच एजेंसियां एक्शन में आ गई। हर सुराग खंगाले जा रहे हैं, हर चश्मदीद से पूछताछ हो रही है। लेकिन तभी एक ऐसा खुलासा होता है जिसने पूरे सिस्टम को चौंका दिया। घटना के बाद से इलाके के कुछ छोटे दुकानदार जैसे चाय वाले, भेलपुरी वाले अचानक से गायब हैं। ना उनका नाम किसी लिस्ट में है, ना कोई सुराग। अब सवाल ये उठा कि कहां गए ये लोग। एक बड़ी न्यूज एजेंसी के अनुसार ये शक किया गया है कि ये लोग आतंकियों के स्लीपर सेल का हिस्सा हो सकते हैं। छोटी दुकानों की आड़ में ये लोग सेना की मूवमेंट पर नजर रखते थे और जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाते थे। इसका सबसे बड़ा क्लू ये है कि हमले के वक्त बैसरन घाटी में मौजूद किसी भी चाय भेलपुरी वाले को गोली नहीं मारी गई। इससे एक सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसे किसी व्यक्ति से उनकी मिलीभगत तो नहीं थी। इसके अलावा पहलगाम के आसपास घने जंगल हैं, यहां छुपना या यहां से भागना आसान है। बहरहाल स्क्रीन पर आप इन आतंकवादियों के स्केच देख पा रहे होंगे। इनके पास AK-47 जैसे घातक हथियार थे और ये अपने आप को कहते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट। आखिर क्या है द रेजिस्टेंस फ्रंट? दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1985 से, जब पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा को खड़ा किया था। मकसद साफ था, कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में मिलाना। सालों तक आतंक का खेल चलता रहा, लेकिन 2018 आते आते भारतीय सुरक्षा बलों ने लश्कर की कमर तोड़ दी। दरअसल 2018 में ही श्रीनगर का चीफ मेहराज उद्दीन बंगरू, नॉर्थ कश्मीर का हेड अबू मुआज, साउथ कश्मीर में आजाद अहमद मलिक और मुश्ताक अहमद मीर और नवंबर 2018 में नवीद जट उर्फ अबू हंजुला को
भारतीय सुरक्षा बलों ने एलिमिनेट कर दिया। कुल 45 दिनों में लश्कर के 5 बड़े कमांडर मारे गए। इन सब की मौत से लश्कर की ताकत बुरी तरह हिल गई। फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तिलमिला रहा था, लेकिन इसके हाथ बंधे थे। दरअसल पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से डर था कि कहीं वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ना डाल दे। देखिए, FATF एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो देखता है कि कोई देश आतंकियों को पैसे या पनाह तो नहीं दे रहा, या ब्लैक मनी कहां और कैसे घूम रहा है। अगर FATF को लगे कि कोई देश इन चीजों को रोकने के लिए सही काम नहीं कर रहा, तो वो उस देश को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। अब जब कोई देश ग्रे लिस्ट में चला गया तो वहां पर दूसरे देश पैसा लगाने से डरने लगते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, बड़े बड़े बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस देश से दूरी बना लेते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है उस देश की इकोनॉमी पर। पैसा आना बंद, प्रॉब्लम शुरू। यानी अगर अब पाकिस्तान ने आतंक को खुले तौर पर सपोर्ट किया तो दुनिया भर से मिलने वाला पैसा और निवेश दोनों बंद। यहां अब पाकिस्तान ने सोचा कि अब लश्कर और जैश जैसे नामों को छोड़ा जाए और क्यों ना नया नाम, नया ब्रांड खड़ा किया जाए। इसी पॉइंट पर हुआ TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का जन्म। द रेजिस्टेंस फ्रंट के जन्म के इसी मामले पर द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद के कुछ रिलीजियस मकसद थे और पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर की आतंकी लड़ाई को सेक्युलर और लोकल दिखाया जाए ताकि लगे कि यह भारत के अंदर का गुस्सा है, बाहर के देशों की दखल नहीं। इसीलिए नाम भी ऐसा ही रखा गया, TRF यानी रेजिस्टेंस। वर्ड ऐसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सॉफ्ट स्पॉट के जैसे देखा जाता है। यही वजह है कि TRF में विदेशी और लोकल आतंकियों को शामिल किया गया जो दिखने में लोकल लगें लेकिन ट्रेनिंग में कमांडो जैसे हों। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान के आतंकवादी नए मास्क में लौट आए हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट बनकर, और इसी TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है। केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी को माना जा रहा है। बहरहाल ऐसा माना जाता है कि TRF की शुरुआत अक्टूबर 2019 में हुई थी, यानी उसी समय जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। TRF खुद को एक कश्मीरी मूवमेंट कहता है, लेकिन भारत सरकार ने साफ कहा है कि यह लश्कर तैयबा नाम के बड़े आतंकी संगठन का एक नया नाम और नया चेहरा है। यहां तक कि 2023 में भारत सरकार ने TRF को UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि TRF हर हमले की जिम्मेदारी खुद लेता है, वीडियो बनाता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है। TRF के आतंकवादी अब फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी एक्टिव हैं ताकि घाटी के युवा फिर से बहक सकें। इतना ही नहीं, ये ग्रुप पाकिस्तान से हथियार, ड्रग्स और आतंकियों की तस्करी भी करता है। ये घाटी में हमले, दुष्प्रचार और आतंकियों की भर्ती में भी एक्टिव था। अब ये भी जानिए कि TRF किन्हें टारगेट करता है। TRF ने कई बार गैर कश्मीरी लोगों, कश्मीरी पंडितों और सिखों को टारगेट किया है। हालांकि TRF सबसे पहले 2020 में मेन स्ट्रीम मीडिया में आया। 2020 में केरन नाम की जगह में TRF और सेना की मुठभेड़ हुई। इसमें सेना के 5 कमांडो शहीद हो गए थे। हालांकि TRF के 5 आतंकवादी भी मारे गए थे। उसी समय हंदवाड़ा और सोपोर में भी इसी तरह की झड़पें हुई जिसमें सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसके अलावा TRF ने 2021 में मशहूर केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी। उसी साल स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की हत्या की। 2024 में गांदेरबल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हत्या कर दी। 2023 की अनंतनाग मुठभेड़ हो या 2024 में रियासी में श्रद्धालुओं पर हमला हो, ये सब TRF के टेरर रिकॉर्ड में शामिल है। और खास बात यह है कि TRF फेसलेस आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसको बिना पहचान का संगठन कहा जाता है। ये लोग टेक सेवी भी हैं, गोप्रो बॉडी कैमरा लगाकर हमला करते हैं और हमलों को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि और लोग आतंकवाद की तरफ खींचे चले आएं। सीधे तौर पर कहें तो ये ऑनलाइन जिहाद का नया रूप है। इनको पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिलती है। TRF के लोग पासपोर्ट लेकर वाघा बॉर्डर से घुसते थे, बाकी LOC पार करके आते थे। TRF का मकसद वही है जो लश्कर या जैश का होता है, कश्मीर में डर फैलाना, गैर कश्मीरी और अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करना और पाकिस्तानियों के इशारे पर कश्मीर को भारत से तोड़ने की कोशिश करना। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां TRF जैसे संगठनों को लगातार निगरानी, एनकाउंटर और बैन के जरिए कमजोर कर रही हैं। जैसे TRF कमांडर अब्बास शेख 2021 में श्रीनगर एनकाउंटर में मारा गया था। बासित डार भी, जो 18 से ज्यादा आतंकवादी मामलों में शामिल था, 2024 में मारा गया। अब सवाल यह है कि इन कायराना हमलों से और भी क्या नुकसान होते हैं।
कश्मीर ने सालों के उग्रवाद को झेला है, 370 हटने के बाद का ट्रांजिशन देखा है, लेकिन हालात नॉर्मल होने लगे थे। 2018 जब अनुच्छेद 370 हटने से ठीक पहले का वक्त था, तब कश्मीर ने 1.6 करोड़ टूरिस्ट को अपनी वादियों में जगह दी थी। कश्मीर में 2023 में रिकॉर्ड 2.1 करोड़ टूरिस्ट आए और 2024 में यह आंकड़ा 2.36 करोड़ तक पहुंच गया। अकेली कश्मीर घाटी में ही करीब 35 लाख सैलानी पहुंचे थे। इस वजह से पिछले साल कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर 12,000 करोड़ की सालाना कमाई को पार कर गया था और एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर यही रफ्तार रही तो 2030 तक ये मार्केट 30,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। हमले के पहले भी टूरिस्ट की भीड़ थी, होटल्स ओवरफ्लो थे, लोग प्राइवेट होम्स तक में रुक रहे थे, ताज विवांता तक खुद को एक्सपेंड कर रहा था। अबू धाबी के लुलु ग्रुप जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स श्रीनगर में हाइपर मार्केट खोलने में लगे थे। पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे टॉप स्पॉट्स पर 80% तक बुकिंग फाइनल थी। यहां तक कि वो एरिया जो पहले सिर्फ मैप में ही दिखते थे, गुरेज, केरन, टिटवाल, अब पूरे इंडिया के ट्रैवलर के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहे थे। डेटा बताता है कि 2019-2020 में जहां टूरिज्म का जम्मू कश्मीर के जीएसडीपी में योगदान था 7.84%, 2022-23 में बढ़कर हो गया 8.47%। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 6400 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की घोषणा भी कर दी थी। तमाम प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्टेड थे। इसके भी अलावा मई 2023 में श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग हुई थी। पिछले कुछ सालों में गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स और जम्मू में पहला सनबर्न म्यूजिकल फेस्टिवल भी हुआ। कुल मिलाकर कश्मीर अब सिर्फ रिकवर नहीं कर रहा था, वो खुद को रीडिजाइन कर रहा था, रीब्रांड कर रहा था। लेकिन एक आतंकी हमला और सब कुछ एक झटके में हिल गया। अब पहलगाम सील है, सड़कों पर सन्नाटा है। कश्मीर में 80% और गुलमर्ग सोनमर्ग में 70% बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। सिर्फ पहलगाम में 130 होटल हैं। कई होटल्स में जून तक 100% बुकिंग थी, अब सबने कैंसिल कर दिया। हमले के अगले दिन श्रीनगर एयरपोर्ट पर सिर्फ 300 पर्यटक पहुंचे, जबकि सामान्य दिनों में यहां रोजाना 4,000 पर्यटक आते हैं। डल लेक, लाल चौक सब वीरान पड़ा है। दोस्तों, जो हुआ है वो सिर्फ एक हमला नहीं था, यह कश्मीर की रफ्तार पर ब्रेक लगने जैसा है, क्योंकि हमले में मारे गए लोग वही लोग थे जिनकी वजह से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी और इकोनॉमी चल रही थी। जो आतंकी हमला हुआ वो सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं, बल्कि टूरिज्म सेक्टर की कमर पर पड़ा एक भारी वार है। इससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा और सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, बिजनेस पर भी बड़ी चोट लगने वाली है। सोपोर, वो मंडी जो दिल्ली के आजादपुर के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी मानी जाती है, वहां सेब का बिजनेस 7,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला और बडगाम जैसे जिले की सांसें इस फल व्यापार पर टिकी हैं। आतंकी हमले के बाद केसर, ड्राई फ्रूट्स, मसाले जैसी कई चीजों के बिजनेस प्रभावित हो जाएंगे और इसका असर किस पर पड़ेगा? कश्मीर की आम जनता पर। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब भारत सरकार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि आतंकवाद शब्द उसकी डिक्शनरी से ही मिट जाए। आतंकी हमले से पूरे देश में गुस्सा और मातम है। हर कोई चाहता है कि भारत को इस बार ऐसा जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाने के पहले 1000 बार सोचे। फिलहाल कश्मीर में करीब 1500 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई है। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हाई लेवल मीटिंग बुलाई और यहीं से शुरू हुआ भारत का जवाब। 5 ऐसे फैसले जिनसे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। अब वो पानी जो अब तक पाकिस्तान की फसलों को सींचता था, अब भारत के कंट्रोल में है। मतलब पानी अब हमारी शर्तों पर बहेगा। दूसरा, अटारी बॉर्डर सील, ट्रेड बंद। अटारी वाघा बॉर्डर का वो गेट जहां से दोनों देशों का माल आता जाता था, उसे अब बंद कर दिया गया है। अब नो मोर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। तीसरा, पाकिस्तानियों के सार्क वीजा कैंसिल। भारत में जो पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीजा पर मौजूद थे, उनके वीजा तुरंत रद्द कर दिए गए हैं। उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने का ऑर्डर दिया गया है। चौथा, डिफेंस अटैचेज को कहा गया यू आर पर्सोना नॉन ग्राटा। देखिए, डिफेंस अटैचे यानी वो सैन्य अधिकारी जो दूसरे देश में अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ने पाकिस्तान के ऐसे सभी डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव्स को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अब तुम यहां नहीं रह सकते कहकर निकाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने इस्लामाबाद में मौजूद अपने डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स एडवाइजर्स को वापस बुला लिया है। मतलब अब दोनों देशों के बीच कोई भी मिलिट्री डायलॉग नहीं होगा। पांचवा, हाई कमीशन का स्टाफ घटाकर 30 कर दिया गया। पहले दोनों देशों के एम्बेसीज में 55 स्टाफ मेंबर्स हुआ करते थे, अब यह संख्या घटाकर सिर्फ 30 कर दी गई है। यह चेंज 1 मई 2025 से लागू होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है।
14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के बाद भी भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। लेकिन दोस्तों, इन सब फैसलों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से होगी। आप इस बात का अंदाजा इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 65, 71 और 99 के वॉर्स में भी इस एग्रीमेंट को नहीं रोका था। लेकिन अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान समझे पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है, कब हुआ था और इसे रोकने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 65 साल पहले यानी 1960 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान थे। इन दोनों ने इस समझौते पर कराची में साइन किए थे। हालांकि इस समझौते का मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। इस नदी प्रणाली में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास जैसी कुल 6 नदियां शामिल हैं। अब यह भी समझिए कि किस तरह हुआ था नदी के पानी का बंटवारा। इस ट्रीटी में 3 नदियां इंडिया को मिली थी, रावी, ब्यास, सतलज यानी ईस्ट वाली, और वेस्ट वाली 3 नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम पाकिस्तान को मिली थी। इनमें सतलुज, रावी और ब्यास के पानी का भारत पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता है। इन नदियों पर कोई भी प्रोजेक्ट चलाने का पूरा अधिकार भारत के पास है। लेकिन दूसरी तरफ भारत वेस्ट वाली नदियों यानी सिंधु, चिनाब, झेलम का थोड़ा सा पानी यूज कर सकता था, वो भी हाइड्रो पावर के लिए, लेकिन बिना पानी रोके। पानी नहीं रोकना था। इस ट्रीटी के तहत भारत को सालाना 33 मिलियन एकड़ फीट MAF पानी की हिस्सेदारी मिली है। वहीं पाकिस्तान को मिलता है 135 MAF। मतलब इंडिया को इन नदियों के कुल पानी का सिर्फ 20% और पाकिस्तान को 80% का हक मिला था। अब ट्विस्ट यह है कि इन तीनों नदियों का प्रवाह इंडिया से होता है। सिंधु निकलती है कैलाश मानसरोवर के पास ग्लेशियर से। ये वहां से होती हुई जम्मू कश्मीर होकर पाकिस्तान जाती है। चिनाब बनती है चंद्रा और भागा नदियों से। यह हिमाचल से होती हुई निकलती है। वहीं झेलम निकलती है कश्मीर के वेरीनाग झील से और ये वुलर लेक को पार करके बारामूला के रास्ते पाकिस्तान जाती है। मतलब यह है कि नदियों का सोर्स इंडिया है, फ्लो पाकिस्तान की ओर है। अब तक ट्रीटी के कारण इंडिया पर यह दबाव था कि पानी को पाकिस्तान तक जाने देगा। हालांकि एक बात और है, भारत के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट चिनाब और कुछ झेलम पर हैं। जैसे बगलिहार बांध, उड़ी बांध, सलाल बांध, रातले बांध चिनाब नदी पर है। वहीं किशनगंगा बांध झेलम नदी पर है। लेकिन अब भारत ने यह ट्रीटी टेम्पररी रोक दी है, यानी अब पानी की धार भारत के इशारे पर बहेगी। इससे खेल पूरा पलट सकता है। अगर इंडिया चाहे तो अब नदियों पर डैम बना सकता है, पानी डाइवर्ट कर सकता है या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। और यही पानी पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती यानी करीब 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिंधु नदी से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान की 25% GDP इसी कृषि पर टिकी है जो पानी से चलती है। वहीं कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहर यानी पाकिस्तान की करीब 61% आबादी यानी 237 मिलियन लोग इसी सिस्टम से मिलने वाले पानी पर जिंदा है। इसके अलावा तरबेला और मंगला जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सब कुछ इसी पानी से चलता है। दोस्तों, पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे पानी की किल्लत झेलने वाले देशों में गिना जाता है। अगर ये बहाव थमा तो खेत सूखेंगे, करोड़ों लोगों को खाने की किल्लत हो जाएगी, शहरों में पानी की मारामारी होगी, बिजली पैदा करने वाले डैम बंद हो सकते हैं। मतलब अब पानी की हर बूंद पर लिखा है इंडिया डिसाइड्स पाकिस्तान्स फेट। भारत के सिर्फ इस कदम से पाकिस्तान की जनता में भारी नाराजगी और असंतोष पैदा हो सकता है। जनता सीधे अपने आकाओं से पूछेगी कि क्या भाई कब तक ये चलेगा। लेकिन इस बार भारत अपने हर आंसू का हिसाब लेगा। दोस्तों, कश्मीर के पहलगांव में हुआ हमला 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद सिविलियंस को निशाना बनाकर किया गया सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। पाकिस्तान सीधे जंग नहीं कर सकता, इसलिए कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर यानी छिपा हुआ युद्ध चलाता है। लेकिन पाकिस्तान से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। ISI और पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप्स जैसे LET, JEM, TRF लोकल्स को कट्टरपंथी बनाकर या घुसपैठिए भेजकर हमले कराते हैं। पहलगाम जैसे सॉफ्ट टारगेट्स चुनना आसान होता है क्योंकि वहां सुरक्षा अमरनाथ यात्रा के अलावा साल भर हल्की होती है। लेकिन पहलगाम सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह भारत की धर्मनिरपेक्षता, टूरिज्म, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा नीति का प्रतीक है। और इसी वजह से आतंकी इसे बार बार टारगेट करते हैं। पर जो ये सोचते हैं कि डरा कर वो हमें रोक देंगे, वो ये भूल जाते हैं कि भारत झुकता नहीं, टूटता नहीं।
हर कतरा खून इस मिट्टी की रक्षा का वादा करता है, लेकिन इस बार कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। हर आंसू का हिसाब होगा। कश्मीर की फिजा में जो जहर घोला गया है, अब उसे जड़ से साफ करना होगा। अब पीओके से गंदगी भी साफ करनी होगी। अब वक्त है इंसाफ का, अब वक्त है बदलाव का, अब वक्त है आतंक को उसकी जुबान में जवाब देने का। क्योंकि हम सिर्फ रोएंगे नहीं, हम रुलाएंगे भी और जीतेंगे भी। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। क्या जरूरत है एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की? आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।